एपिसोड 6। एडी नॉट अ नेम, इट्स अ पावरफुल ब्रांड। बूढ़ा आदमी अपने सामने बैठे दोनों लड़कों को देखकर मजाकिया ढंग से मुस्कुरा रहा था। जब उसके आदमी ने बताया था सिंघानिया और मेहरा परिवार के बेटे उससे मिलना चाहते हैं, तो उसने ये नहीं सोचा था। पर जब वक्त थोड़ा कंफ्यूज था, पर जैसे ही उसे पता चला वो दोनों अनन्या के लिए आए हैं, तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, जिससे उसकी सदियों से बाकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई हो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बताओ बच्चों, क्या खाना पसंद करोगे? वैसे मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं हूँ, पर तुम्हारी फरमाइश पूरी करने की कोशिश जरूर करूँगा। इस पर रिवांश चिढ़ते हुए बोला, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी कर सको, तुम्हारी इतनी औकात है? यह सुनकर बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। कुछ समय बाद वो चुप हुआ और गुस्से से आंखें दिखाते हुए बोला, सही कहा बच्चा, मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर सकूं, लेकिन तेरा बाप तो मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा जब उसे पता चलेगा तू मेरे कब्जे में है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी फिर से हंसने लगा। उसके साथ उसके सारे आदमी भी हंसने लगे। गुस्से से रिवांश की मुठ्ठियां बंद हो गई। उसने बूढ़े आदमी पर चिल्लाते हुए बोला, यू बास्टर्ड, और सोफे से उठकर उस आदमी की तरफ एक कदम लिया था कि तभी अरशद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे इशारा करके सोफे पर बैठने को कहा। रिवांश अरशद की बात मानते हुए सोफे पर बैठ गया। अरशद ने बूढ़े आदमी को गौर से देखा, फिर एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, दिवाकर प्रसाद, वीके इलेक्ट्रॉनिक के सीईओ। करीब 12 साल पहले वीके इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के टॉप 100 कंपनी के अंडर आती थी, लेकिन पिछले 5 साल पहले वीके इलेक्ट्रॉनिक पूरी तरह दिवालिया हो गई। आज दिवाकर प्रसाद को अपना घर चलाने के लिए छोटे बच्चों को किडनैप करना पड़ रहा है। देखा जाए तो प्रसाद फैमिली के लिए ये बहुत ही दुख की बात है। अरशद से अपने बारे में इतना सब सुनकर दिवाकर प्रसाद हैरान हो गया। उसने उसी हैरानी के साथ पूछा, ए लड़के, तुझे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? इस पर अरशद मुस्कुराने लगा। दिवाकर प्रसाद अब भी एकटक अरशद को देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जब उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया गया है, फिर अरशद सिंघानिया को उसके बारे में कैसे पता चला, जबकि उसे अच्छे से याद था उसने अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में मुंबई के किसी को भी इंसान को नहीं बताया था। कौन हो तुम और मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? दिवाकर जी ने पूछा। उन्हें अब अरशद की आइडेंटिटी को लेकर डाउट हो रहा था। उनका सवाल सुनते ही रिवांश और अरशद मुस्कुराने लगे, तो दिवाकर जी से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से कहा, मुंबई में मेरे बारे में कोई भी नहीं जानता, दिल्ली में भी सब लोग मुझे भूल चुके हैं। सागर कश्यप ने मेरी आइडेंटिटी को बिजनेस दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया है। ऐसे में वीके इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पता लगा पाना नामुमकिन है। फिर तुमने इस बारे में कैसे पता किया और क्यों? इस बार अरशद सीरियस था। उसने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो दिवाकर प्रसाद थोड़ा सोचने लगा और कहा, ठीक है। तो अरशद बोला, तुम दिल्ली से मुंबई क्यों आए हो? तो दिवाकर जी ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, मुझे किसी की तलाश थी। अरशद मुस्कुराया, जैसे वो दिवाकर जी के जवाब से सेटिस्फाइड हो। उसने आगे पूछा, मेरे डैड ने तुम्हें ही अनन्या को किडनैप करने के लिए क्यों चुना, जबकि वो इस काम के लिए किसी को भी हायर कर सकते थे? यह सुनकर दिवाकर प्रसाद मुस्कुराते हुए बोला, हो सकता है उन्हें लगा हो मैं इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकता हूँ। इस पर अरशद व्यंग्यात्मकता से मुस्कुराया। शायद उसे इसका जवाब पहले से पता था। उसने अपना आखिरी सवाल पूछा, अगर तुमने अनन्या को सिर्फ पैसों के लिए किडनैप किया, तो फिर मैं तुम्हें दुगनी रकम देता हूँ। बदले में तुम्हें अभी अनन्या को मुझे सौंपना होगा। इस बार अरशद ने सीरियस होते हुए अपनी बात कही थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही दिवाकर प्रसाद जोर जोर से हंसने लगा। उसने अरशद का मजाक उड़ाते हुए कहा, पहले मुझे लगा था तुम में कुछ तो अलग बात है, पर मैं तो गलत साबित हो गया। बच्चे, माना कि तुम बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, पर जो काम तुम अभी कर रहे हो इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जिस लड़की को तुम यहाँ बचाने आए हो, वो कुछ घंटों बाद मुंबई ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर होगी। पता है कैसे? नहीं पता होगा, मैं ही बताता हूँ।
वो जो लड़की है ना वो बहुत खूबसूरत है और ऐसी लड़कियों की डिमांड हर जगह होती है, इसलिए मैं उसे ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ उसकी खूबसूरती की कद्र हो सके। आखिरकार तुम भी तो उसकी खूबसूरती के ही काहिल हो ना, वरना भला कौन एक नौकर की बेटी को इतनी अहमियत देता। क्यों, मैंने सही कहा ना? इतना बोलकर दिवाकर प्रसाद हंसते हुए वहां से जाने लगा। वहीं उसके कहे शब्द अभी भी हर्षद के कानों में गूंज रहे थे। उसके फेस के साथ उसके कान और हाथ भी लाल हो गया था। वो इतने गुस्से में था कि उसके हाथों की नसों दिखने लगी थी। यह देखते हुए रिवांश ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए और शांत करते हुए बोला, अरशद रिलैक्स, हमें अगर अनन्या को बचाना है तो जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना होगा। लेकिन अरशद कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वो अपनी जगह से उठा और दांत पीसते हुए बोला, जिस लड़की को तुम बेच रहे हो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही खून है, ग्रैंड डॉटर है तुम्हारी। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सुनते ही दिवाकर के पैर रुक गए। रिवांश के साथ वहां मौजूद सभी लोग कभी अरशद को तो कभी दिवाकर प्रसाद को ही देख रहे थे। दिवाकर जी ने एक बार फिर से अरशद को हैरानी से देखा और कहा, तो तुम सब जानते हो, फिर तुम्हें पता होना चाहिए उस लड़की की माँ की वजह से आज वीके इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मेरा बेटा जेल में है, मेरे पोते पोती मुझे छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं। मेरी बेटी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मेरा बेटा जेल से बाहर नहीं आना चाहता और इन सब की जिम्मेदार थी वो औरत जिसे आज मैंने ख़त्म कर दिया और उससे जुड़ी हर चीज़ को मैं बर्बाद करके रख दूंगा। यह कहकर दिवाकर प्रसाद ने अपने खास आदमी की तरफ रुख किया और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, इन दोनों को हमारे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें अभी ख़त्म कर दो। यह सुनते ही उस आदमी ने सिर हिलाया और अपनी पैंट की पॉकेट से गन निकालकर उसे अरशद की तरफ पॉइंट किया। फायरिंग की आवाज़ पूरे लिविंग रूम में गूंज गई। सभी हैरानी से उस आदमी को देखने लगे जो अब मर चुका था। गोली अरशद को नहीं बल्कि उस आदमी को लगी थी, लेकिन कैसे? सभी शॉक्ड थे। ये कैसे हुआ? किसने किया ये? दिवाकर जी गुस्से से फटते हुए बोले और उनकी नज़र अरशद पर जाकर रुक गई। ये तूने किया? नहीं, तू ये कैसे कर सकता है? तू तो यहाँ अकेले आया था, फिर कौन हो सकता है? कहते कहते दिवाकर प्रसाद रुक गया। एक साथ हजारों कदमों की चलने की आवाज़ सुनकर सब अपने चारों तरफ देखने लगे और देखते ही देखते लिविंग रूम से लेकर बंगले के हर कोने में ब्लैक यूनिफॉर्म और अपने हाथों में गन के साथ चेहरे पर एडी का रेड डेविल मास्क पहने मोटे लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। दिवाकर जी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी कि वो लोग कौन थे। उसके फेस पर लगे रेड डेविल मास्क, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एडी का लोगो बना था, ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो सब एडी के आदमी थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने एडी से पंगा कब लिया। वही रिवांश जिसे अरशद की हिडन आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता था, फिर भी वो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर डर से कांपने लगा। अरशद के करीब जाकर उसने धीरे से उसके कान में कहा, तूने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया? अगर तुझे दिवाकर को ख़त्म ही करना था तो वो काम तो तेरा एक आदमी ही कर देता। बेवजह ही तूने इन सब का टाइम और अपना पैसा बर्बाद किया। अरशद ने एक नज़र रिवांश को देखा। उसकी आंखें लाल थी और वो इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रहा था। रिवांश ने उसे पहली बार ऐसे देखा था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तू कर जो तुझे करना है, मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। अपने डर को छुपाते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और उल्टे पैर चलते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। अरशद ने अपनी नज़रें दिवाकर की तरफ की और उसके पास जाने लगा। अब तक तो दिवाकर प्रसाद भी अरशद के ताकत का अंदाजा लगा चुका था। उसने अपने कदम पीछे करने चाहे, पर अरशद के दो आदमियों ने उसे पकड़कर आगे की तरफ धकेल दिया। दिवाकर प्रसाद खुद को संभाल नहीं पाया। वह सीधे अरशद के सामने मुंह के बल गिर गया। अरशद ने एक टेढ़ी स्माइल दी और उसके कंधे पर अपने पैर रख दिए। उसने अपने पैरों पर थोड़ा जोर दिया। दर्द से दिवाकर की तड़पने लगा और अरशद के पैरों को हटाने की कोशिश करने लगा। तो अरशद बोला, तेरी तो अभी से हालत खराब हो गई, फिर तो आगे ये सब कैसे सह पाएगा? इससे अच्छा मैं तुझे एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर तो तू आराम से मर जाएगा, फिर मुझे सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुझे इतनी आसानी से तो नहीं मरने दूंगा।
बल्कि मैं तुझे तेरे परम मित्र के हवाले कर देता हूँ। सुना है तेरे बड़े एहसान है उस बेचारे पर, तो क्यों ना तेरी खातिरदारी करने का मौका मैं उसे ही दे दिया जाए। इतना कहकर अरशद ने अपने एक आदमी की तरफ रुख किया जो देखने में सभी का लीडर लग रहा था और कोल्डली बोला, मुझे यह दोबारा मुंबई में नजर नहीं आना चाहिए। इस पर उस आदमी ने कहा, यस बॉस। फिर अरशद बंगले से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे रिवांश भी बाहर आया और बाहर का नज़ारा देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। हर 2 कदम की दूरी पर रेड डेविल मार्क्स और ब्लैक यूनिफॉर्म में हजारों आदमी खड़े थे। अरशद अपनी कार के पास आकर रुक गया और उसने एक नंबर डायल किया। फ़ोन रिसीव होने के कुछ सेकंड बाद ही उसने फ़ोन रख दिया और कार में बैठ गया। कार फुल स्पीड के साथ वहां से निकल गई। रिवांश ने ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी को देखा और उसकी नज़र ड्राइवर के उंगली की रिंग पर रुक गई। एडी, रिवांश धीरे से बुदबुदाया। तभी उसकी नज़र पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी के फ़ोन कवर पर गई। उसने फिर से कहा, एडी। उसके बाद उसने कार के कोने में अपनी नज़र दौड़ाई। ज़्यादातर चीज़ों पर एडी का लोगो बना हुआ था। उसने अपने बगल में बैठे अरशद को देखा जो इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ये वो लैपटॉप नहीं था जो वो रेगुलर यूज़ करता था, बल्कि ये तो एडी के ब्रांड का लैपटॉप था। एडी, ए का मतलब अरशद और डी का, इसका मतलब क्या हो सकता है? रिवांश ने इस बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर एक बात तो वो अच्छे से समझ आ गई कि उसका दोस्त एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वो इसी सब के बारे में सोच रहा था और कार एक सुनसान सड़क पर रुक गई। कुछ ही सेकंड में उनकी कार की बगल में एक और कार रुकी और अरशद नीचे उतर गया। दूसरी कार का डोर ओपन हुआ और 2 आदमी बाहर आए। ये दोनों वही आदमी थे जिनके साथ अरशद हॉस्पिटल आया था, ईशान और माधव, अरशद के खास आदमी। उनके साथ ही अनन्या भी कार से नीचे उतरी। वो बहुत डरी हुई थी। उसके आंसू सूख चुके थे और उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। जैसे ही उसने अरशद को देखा वो उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ कैसी है अरशद? माँ कैसी हो? वो ठीक है ना? बताओ मुझे, वो ठीक है ना? अनन्या ने रोते हुए ही अरशद से सवाल किया। अरशद ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उससे उसे रोने से नहीं रोका, बल्कि उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लगा। उसने अपने खास आदमी माधव और विशाल को कहा, जाने का इशारा किया और खुद अनन्या को लेकर कार में बैठ गया। कार सिंघानिया पैलेस के मेन गेट के सामने रुकी। रिवांश ये देखकर हैरान था कि अरशद के 6 आदमी कुछ देर पहले दिवाकर के बंगले में थे, वही सब अरशद अब वो सिंघानिया पैलेस में मौजूद थे। अनन्या रोते रोते ही अरशद की बाहों में सो चुकी थी। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और अपने कमरे में आ गया। अनन्या को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उठाने के बाद उसने उसको फोरहेड पर किस किया और रिवांश से कहा, तुम यहीं रहो और अनन्या का ध्यान रखना। अगर वो उठ जाए तो मुझे कॉल कर देना। तो रिवांश ने कहा, ओके, और अरशद कमरे से बाहर आ गया। नीचे जाने से पहले वो एक कमरे के बाहर रुका। डोर बाहर से बंद था और उसके सामने 2 आदमी खड़े थे। अंदर से निया और उसकी कजन सिस्टर पायल की रोने की आवाज़ें आ रही थी। अरशद ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और नीचे लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। इस वक्त उसके हाथ में एडी ब्रांड की गन थी जिसे वो अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। कुछ मिनट के बाद माधव और ईशान अपने साथ अरशद के दादाजी और उसके डैड और अंकल के साथ वहां आए। जितने हैरान रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया अरशद को देखकर थे, उतना ही गुस्सा उन्हें अरशद के फेस पर खुद के लिए नजर आ रहा था। अरशद ने गन को घुमाना बंद किया और सोफे से खड़ा हो गया। ये देखकर दादाजी बहुत डर गए। वो पहले से ही अरशद के पोजीशन और पावर के बारे में जानते थे। वो इन सब से बचने का उपाय सोचने लगे। वही रघुवेंद्र जी अरशद को डांटते हुए बोले, अरशद, ये सब क्या है? तुम एडी को कैसे जानते हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें लेकर सिंघानिया पैलेस आ गए? तुम्हें जरा सी भी अपने परिवार की फिक्र है या नहीं? तुम्हारी माँ। जस्ट शट अप! अरशद ने रघुवेंद्र जी की बात को बीच में काटते हुए उन पर चिल्लाया, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे बाप हो, अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अरशद का ऐसा बिहेवियर देखकर रघुवेंद्र जी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अरशद ने आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगा। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए।